जिस मामले में आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं वो मामला न टीचर्स की लड़ाई का मीडिया से है और न मीडिया द्वारा सवाल उठाए जाने का। यह मामला जुड़ा हुआ है आपके बच्चों, आपके आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से रिलेटेड, और यह मामला जुड़ा हुआ है हमारे देश के उन सभी के सभी आकार लेते हुए सपनों से रिलेटेड जो सपने कभी जा करके देश का नाम रोशन करेंगे। हम बात करते हैं भारत में विश्वगुरु बनने की, हम बात करते हैं भारत को शीर्ष पर ले जाने की, हम बात करते हैं कि हम भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाएंगे इस दुनिया का, लेकिन अंततः हमें मिलता है केवल पेपर लीक, हमें मिलता है बहस, हमें मिलती हैं तारीखें, और जो आवाज उठाए उसे मिलती है एफआईआर। आवाज उठाने के समय पर गाली गलौज तो नहीं की गई, आवाज उठाने के समय पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया गया, लेकिन अंततः रिजल्ट क्या है दोस्तों? एक छोटा सा 16 साल का बच्चा उजागर कर देता है इस देश की सबसे बड़ी टेस्ट लेने वाली एजेंसी के प्रॉब्लम्स को। ट्विटर पर ट्वीट करके, टेलीग्राम के ग्रुप्स को, टेलीग्राम के चैनल्स को एक्सपोज करके वो बताता है कि कैसे आने वाली नीट परीक्षा में फिर से धांधली होने वाली है, और एनटीए कहता है कि हां, हमने इसको संज्ञान में ले लिया है, हम इस चीज का ख्याल रखेंगे। दोस्तों, थोड़ा सा गला भर आता है जब बातें करता हूं इस तरह की, क्योंकि मैंने भी बच्चों को आकार लेते हुए देखा है। मैंने देखा है कि बच्चे किस तरह से अपनी जिंदगी में मेहनत, संघर्ष करके अंततः सफलता को हासिल करने की कोशिश करते हैं, और मैं भी उनमें से एक था। आज से कुछ सालों पहले मैं भी एक बच्चा था, और वही बच्चा जो आंखों में सपने लेकर के कुछ बनने का ख्वाब देखता था। आखिरकार मैं यही सोचता हूं ना कि मैं आगे बढ़ूं, मेरा देश आगे बढ़े और मेरे देश का नाम मेरी वजह से जाना जाए। लेकिन क्या हो कि जिस एग्जाम को मैं देने जाऊं वो एग्जाम पहले से ही लोगों के पास क्वेश्चंस पहुंच चुके हों। एक मेहनत करने वाले बच्चे और एक मेहनत ना करने वाले बच्चे के बीच में अंतर क्या रह जाएगा? दोस्तों, एक डॉक्टर बनने के लिए अगर आपको पहले से ही पर्चा पता हो और आप पढ़ाई ही ना करें तो क्या खाक डॉक्टर बनेंगे? इंजीनियर बनने के लिए अगर आपको पहले से ही पता हो कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं और आप पढ़ाई ही ना करें तो क्या खाक इंजीनियर्स बनेंगे? क्या खाक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा? यही बात मैं कहना चाहता हूं। नीट जैसा एग्जाम जो ऑलमोस्ट ये कंफर्म कर देता है कि आपकी नौकरी लगेगी, आपकी जॉब 100% कंफर्म होगी, उस एग्जाम में भी इतनी बड़ी धांधली, और वो धांधली भी छोटी मोटी नहीं। जरा ध्यान से देखिए, आपके स्क्रीन पर एक ट्वीट है प्रिंस श्रीवास्तव का, डियर एनटीए एग्जाम्स एंड साइबर दोस्त। कोई टेलीग्राम पेज मिले हैं जो कि एक व्यक्ति द्वारा मैनेज किए जा रहे हैं, और रीनीट जो होने वाला है 21 जून को, उसका पेपर वो लोग ऑलरेडी एक बार फिर से पब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार फिर से उसे धांधली के तहत लोगों के फोन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। टेक एक्शन ऑन दिस, जब इस प्रिंस श्रीवास्तव नाम के यूजर ने लिखा है तो नीचे एनटीए का एक रिप्लाई भी है, दीज आर बीइंग रिपोर्टेड टू साइबर क्राइम फॉर वेरिफिकेशन एंड एक्शन। दोस्तों, वो टेलीग्राम चैनल साझा कर दिया गया है, और यह भी कहा गया कि अगर इस टेलीग्राम चैनल पर 500 लोग जुड़ जाएंगे तो 500 लोग जुड़ने के बाद 25,000 रुपए लेकर के हम आपको वो क्वेश्चंस दे देंगे जो आगामी नीट परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। यही तो पिछली वाली नीट परीक्षा में भी हुआ था। पिछली वाली नीट परीक्षा में, इस बार की नीट परीक्षा में अगर लगातार केवल क्वेश्चंस मिलते रहे उन सबको जो लोग पेपर अपीयर करने वाले हैं, तो मतलब 22 लाख बच्चों का भविष्य तो पानी में है। हमारे देश की इतनी बड़ी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऊपर, उसकी गरिमा के ऊपर, उसकी डिग्निटी के ऊपर और उसकी इंटेग्रिटी के ऊपर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, और यह सवाल तो खड़ा होना भी चाहिए। आप बताइए, आखिरकार ये जो फोटोज हैं जहां से प्रॉपर प्रिंटिंग हो रही है, और ये प्रॉपर प्रिंटिंग होते हुए जो पेपर्स आने वाले हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, आखिरकार ये सीसीटीवी की फुटेजेस हैं, और ये जो सीसीटीवी की फुटेजेस हैं ये किस तरीके से मिल रही हैं? सामान्यतः इसमें भी कहा जा रहा है जल्दी ज्वाइन करो, 500 मेंबर्स होने पर एक्सेप्ट कर लेंगे हम। हो सकता है एक बार को कि यह फ्रॉड भी हो, क्योंकि लोग सेंसेशन का फायदा उठाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि फ्रॉड भी हो सकता है। लेकिन कब तक? क्या हम ऐसा कोई तंत्र नहीं बना सकते जो कंप्लीटली लीक प्रूफ हो? आईआईटी जेई का, नीट का जो कंपैरिजन है, अगर आप वो करके देखें, आईआईटी जेई के पेपर लीक हम नहीं देखते,
यूपीएससी के पेपर लीक हम नहीं देखते। और तो और सरकार को प्रधानमंत्री जब जाते हैं, सरकार कहीं मुख्यमंत्री बनाने वाली होती है किसी राज्य में जीतने के बाद, तो उस मुख्यमंत्री का नाम तक लीक नहीं होता है। क्या आला कमान को पता नहीं होता कि नाम कौन होगा? बट बावजूद उसके दोस्तों एक कंपैरिजन, वो कंपैरिजन मैं आपको दिखाना चाहूंगा और आज भारत के एजुकेशन सिस्टम पर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। जरा ध्यान से देखिए, अगर आप दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट लोगों की रिपोर्ट देखें तो दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट करते हैं, इवन कोठारी साहब की कमेटी भी रिपोर्ट करती है कि हर देश को अपनी जीडीपी का लगभग 6% शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। मसलन आप ऐसे समझिए कि अगर किसी देश की जीडीपी 1 लाख रुपए है तो तकरीबन 6,000 रुपए मिनिमम उस देश की शिक्षा व्यवस्था में खर्च होना चाहिए। अगर इतना खर्च होता है या इससे ज्यादा खर्च होता है, इसका मतलब हम लोगों के अंदर नवाचार डाल रहे हैं, लोगों के अंदर इनोवेशन और क्रिएटिविटी करने की क्षमताओं का विकास कर रहे हैं। लेकिन यहां क्या होता है, यहां जब भी आप जैसे भी जितना भी पढ़ने की कोशिश करते हो, मेहनत करने की कोशिश करते हो, एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है। अगर आप ध्यान से देखिए दोस्तों, तो इंडिया का एक्सपेंडिंग एजुकेशन बजट जो है करोड़ रुपीस में, वो किस तरीके से बढ़ा है। 2021-22 में लगभग 93,000 करोड़ रुपए, 22-23 में 1,04,000 करोड़ रुपए, लोग 23-24 में 1,13,000 करोड़ रुपए के आसपास, 24-25 में 1,28,000 करोड़ रुपए के आसपास और 2026-27 में 1,40,000 करोड़ रुपए के आसपास। अगर आप इसे 1 लाख करोड़ से लगभग 1,40,000 रुपए, 1,40,000 करोड़ रुपए में कंपेयर करें तो आपको समझ में आएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो ये मार्जिनलाइज परसेंटेज बढ़ाया है, ये मार्जिनलाइज परसेंटेज बढ़ाने का कोई खास तुक ही नहीं है, और ज्यादा बढ़ना चाहिए और ज्यादा ये समस्या का हल निकलना चाहिए, ये और ज्यादा होना चाहिए। और मैं कंपैरिजन भी किससे करता हूं, देखो दोस्तों, विथ नो ऑफेंस टू द डिफेंस फोर्सेस, मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाहता कि डिफेंस फोर्सेस को लेकर के मैं कुछ कह रहा हूं, बट आप देखिए ध्यान से, हम भारत के डिफेंस बजट की बात करते हैं 2026-27 की, लगभग 15% इंक्रीमेंट डिफेंस के बजट में देखने को मिला है। नेशनल सिक्योरिटी मसला है, बिल्कुल है, हमारे पास हमारे फ्रेंडली नेबर्स नहीं है, नो डाउट। अगर फ्रेंडली नेबर्स होते तो स्वाभाविक सी बात है हमें डिफेंस में, हथियारों के खरीद में या फिर डिफेंस के प्रोडक्ट प्रोक्यूरमेंट में इतना खर्चा नहीं करना होता। लेकिन बावजूद उसके दोस्तों 15% इंक्रीज है डिफेंस के बजट में, आर्म्ड फोर्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए। और अगर आप देखो डिफेंस बजट को जरा ध्यान से तो आप पाओगे कि 2021-22 में जो 4.48 लाख करोड़ रुपए था, वो 2026-27 बढ़ के 7.85 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। और वहीं एजुकेशन के बजट को देखिए, जो 1 लाख करोड़ रुपए था वो बढ़कर के 1,39,000 करोड़ रुपए हुआ है। मतलब मात्र 39,000 करोड़ रुपए बढ़े हैं, जो मैं आपको अभी डेटा दिखा रहा था उसमें 1,04,000 करोड़ रुपए से 1,39,000 करोड़ रुपए तक। आप वहीं डिफेंस के बजट को देखिए, आप वहीं शिक्षा के ऊपर किए गए खर्चे को देखिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि डिफेंस में खर्चा नहीं करना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कुछ भी, मैं बस 2 सेक्टर्स का कंपैरिजन कर रहा हूं। अरे हमारे देश की अगर सुरक्षा जरूरी है तो क्या हमारे बच्चों का सुरक्षित भविष्य जरूरी नहीं है? क्या हमारे देश के बच्चों में वो नवाचार का, वो क्रिएटिविटी का बीज बोना जरूरी नहीं उनके दिमाग में? आखिर कब तक हम लोग इस तरीके से हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को खराब होते देखते रहेंगे? आप ध्यान से देखें, पाकिस्तान की रैंक 31 है। पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो देखिए 11% से बढ़ रहा है। इंडिया की रैंक 5th है डिफेंस में। इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो 8.9% प्लस हो रहा है। चाइना की रैंक 2nd है। अगर आप डिफेंस एक्सपेंडिचर बजट के मामले में बात करें, 336 बिलियन का उनका अपना बजट है डिफेंस का, 7.5% वो भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन यह बात याद रखिएगा कि अगर आप रीजनल डायनेमिक्स देख रहे हैं तो चाइना का वहां की एजुकेशन के ऊपर भी खर्च देखिए। चाइना का वहां की एजुकेशन के ऊपर जो खर्च है, वो चाइना का वहां की एजुकेशन के ऊपर खर्च प्रॉपर है। और मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर ध्यान से भी देखो आप, तो ध्यान से भी देखने के बाद आपको एक बात तो समझ में आता है कि दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा इंपोर्ट करने वाला वेपन्स को भारत, वर्ल्ड्स नंबर 2 बायर, जो 8.2% ग्लोबल शेयर, मतलब कि 8.2% पूरे मार्केट का वेपन भारत खरीदता है। अगर
100 राइफल्स बन रही हैं मार्केट में, तो ये मान करके चलिए कि उन 100 राइफल्स में से 8 राइफल भारत आएंगी। 1000 राइफल बन रही हैं तो 82 राइफल भारत आएंगी। इस तरीके से वो 8.2% का ग्लोबल शेयर है पूरे विश्व में टोटल खरीद में भारत का। लेकिन वहीं शिक्षा की बात करें, कुछ नहीं। मैं परेशान हूं इस चीज को देख करके, मैं परेशान हूं इस डेटा को देख करके। अगर आप स्कूल वर्सेस हायर एजुकेशन का 2021-22 से 2026-27 में कंपैरिजन करिए इन 5 सालों का, आपको समझ में आएगा मामला। आप ध्यान से देखिए, स्कूल एजुकेशन की बात करिए 2021-22 में 63,500 करोड़ रुपए का और लगभग 54,500 करोड़ रुपए का बजट है। वहीं इसको ग्रेजुअली आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं। अब आप खुद ही देखिए, स्कूल एजुकेशन में जो 63,500 करोड़ रुपए का हम खर्च कर रहे थे, वही 5 सालों बाद बढ़ के कितना हुआ है? 83,500 करोड़ रुपए। मात्र बढ़ा कितना? 20,000 करोड़ रुपए। डिफेंस में हमने कितना बढ़ाया? 3.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास। कहां 30,000 करोड़, कहां 3.5 लाख करोड़। डिफेंस में खर्च करना गलत नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है आपको नेशनल सिक्योरिटी देखनी है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ बच्चों का भविष्य का क्या? हायर एजुकेशन की बात करिए, लगभग 55,000 करोड़ रुपए 2021-22 में हायर एजुकेशन में फंडिंग की जा रही थी, वही है 54,874 करोड़ रुपए से 55,727 करोड़ रुपए, यानी कि लगभग मान करके चलिए आपकी कुछ 950 करोड़ रुपए के आसपास यह खर्च हम कर रहे हैं हायर एजुकेशन पे। हम पिछले 5 सालों में केवल 950 करोड़ रुपए हायर एजुकेशन पे बढ़ा पाए हैं एक्सपेंडिचर के नाम पर। अगर एक्सपेंडिचर सरकार नहीं करती तो रिटर्न्स कहां से मिलेंगे? कहा तो जाता है ना कि जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो तो आपको सही तरीके से रिटर्न मिलते हैं। आज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में वर्ल्ड में भारत कहां स्टैंड करता है? आज भारत क्रिएटिविटी के मामले में कहां स्टैंड करता है? आज भारत के कितने बच्चे हैं जो जा करके बहुत सारे अलग अलग साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में अपनी डिस्कवरीज के लिए फेमस हो रहे हैं। कभी इक्का दुक्का कोई फेमस हो जाता है तो हम उसके नाम का सिर पे ताज पहन लेते हैं, लेकिन ये जो खर्च है, ये खर्च बताता है कि कितनी कंजूसी की जा रही है भविष्य बनाने में। और केवल यही नहीं, अभी और देखिए, यहां आप ध्यान से देखो तो आपको परसेंटेज ऑफ जीडीपी के हिसाब से पता चलेगा कि कौन कितना खर्चा करता है। परसेंटेज ऑफ जीडीपी के हिसाब से देखिए, आइसलैंड 7.86% खर्चा करता है एजुकेशन के लिए। अगर आप देखो, फ्रांस की बात करो 5.5, ऑस्ट्रेलिया की बात करो लगभग 5.29, यूएसए की बात करो 4.93, इंडिया की बात करो तो केवल 3.84। जापान और सिंगापुर में भी देखिए ना, सिंगापुर की बात करते हो आप, सिंगापुर 2.92% ऑफ देयर जीडीपी ये खर्च करते हैं। और सिंगापुर कितना बड़ा देश है, उसकी कितनी बड़ी जीडीपी है। मतलब मजाक कर रहा हूं, कितना बड़ा देश है और उसकी कितनी बड़ी जीडीपी है। कितना छोटा देश और कितनी छोटी जीडीपी है, बट बावजूद उसके। दोस्तों, मैं आपका ध्यान एक और तरफ ले जाना चाहूंगा और इस वीडियो के माध्यम से आज आपकी आंखें खुलेंगी और आप इसको शेयर करिएगा। मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा अंतिम में जाकर के कि जो मैंने आपको डेटा दिखाया है, इस डेटा के हिसाब से आप अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना चाहेंगे आगे चल करके। दोस्तों, इसे शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ, ताकि आपको यह पता चल सके कि आखिरकार हो क्या रहा है। जैसे प्रोफेशनली क्वालिफाइड टीचर्स जो 2024-25 में परसेंटेज के हिसाब से है, ये पीआरएस का डेटा है। पीआरएस का डेटा मैं लेकर के आया हूं आपके सामने। प्री प्राइमरी में तकरीबन प्रोफेशनली अनक्वालिफाइड टीचर्स की संख्या 52% है, यानी 52% टीचर्स काम के नहीं है। प्री प्राइमरी की बात कर रहा हूं। 1 से लेकर के 5वीं क्लास तक तकरीबन 12% टीचर्स अनक्वालिफाइड, पढ़ाने लायक नहीं है। 6 से 8 अपर प्राइमरी जिसकी बात करते हो आप, वो 12% टीचर्स पढ़ाने लायक नहीं है। और फिर 9 से 10 जो सेकेंडरी की बात करते हो आप, उसमें 10% टीचर्स, और जो हायर सेकेंडरी की बात करते हो आप 11वीं 12वीं, उसमें 11% टीचर्स ये अनक्वालिफाइड है, पढ़ाने योग्य नहीं है। तो इसका मतलब जिन यूट्यूब टीचर्स को 2 कौड़ी का कह दिया गया या उनको कहा गया उनको ज्ञान न कौड़ी, कुल मिला के वो टैलेंटेड है, इसीलिए बच्चे उनसे पढ़ रहे हैं।
और स्कूल एजुकेशन में अगर इतनी ही अच्छी शिक्षा दी जाती तो कोचिंग सेंटर्स खड़े क्यों होते? कोचिंग सेंटर्स को बनाने के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? अगर स्कूल में बहुत अच्छी शिक्षा दी जा रही है तो क्या किसी पिता के जेब पर डबल बर्डन आना उस पिता को पसंद आएगा जो ऑलरेडी स्कूल की फीस भी भर रहा है और फिर कोचिंग और ट्यूशन की फीस भी भर रहा है? जो बहुत टैलेंटेड है, जो कोचिंग खोल रहा है, जो मार्केट में कॉम्पीट कर रहा है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, पढ़ाएगा, फीस ले रहा है, चलिए ठीक है, एक बार को समझ में आता है। लेकिन उन स्कूलों का क्या जिन स्कूलों में प्री प्राइमरी में 52% प्रोफेशनली अनक्वालिफाइड टीचर्स हैं? और तो और आगे बढ़िए, वैकेंसी जो फैकल्टी पोस्ट में है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूं, HEI की, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करिए जनवरी 2025 के हिसाब से, प्रोफेसर की सैंक्शन वैकेंसीज है 2540, फील्ड हुई है केवल 1113, वैकेंट है अभी भी 1427 वैकेंसीज। रिक्रूटमेंट ही नहीं है, और रिक्रूटमेंट आती है तो धांधली है, कभी इसका पेपर लीक, कभी उसका पेपर लीक, कभी उसका पेपर लीक, सब अपनी पसंद के लोगों को भरा जा रहा है। देश मेरिटोक्रेसी से चलेगा कि देश चलेगा पेपर लीक करवा के? सरकारें क्या कर रही हैं इसमें, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्यों की सरकारें हो, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें हो, आखिर किसी को तो लेनी पड़ेगी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम रोकेंगे पेपर लीक। और तो और एसोसिएट प्रोफेसर की बात करिए, 5102 पद सैंक्शन है, 3149 भरे गए हैं, 1953 अभी भी खाली है, 38% वैकेंसी खाली है, यहां 56% वैकेंसी खाली है। यहां देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करो, असिस्टेंट प्रोफेसर 11,298 पद भरे गए, 9,268, 2,000 पद अभी खाली, मतलब 18% पद खाली हैं। जो क्वालिफाइड है, जो मेहनत करके उस जगह पर जाना चाहता है, उसका तो एग्जाम ढंग से करवा के आप उसका सिलेक्शन करवा नहीं पा रहे। मतलब आप टोटल देखिए 18,940 पदों में से 5410, लगभग 29% यानी 30%, एक तिहाई अभी भी खाली है। 2/3 मास्टरों से काम चल जाएगा, 1/3 चाहिए ही नहीं। यह PRS का डेटा है, यह 364वीं रिपोर्ट है डिमांड ऑफ ग्रांट्स 2025-26 की डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से। और तो और यहां पर भी देखिए वैकेंसी जो सेंट्रली फंडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में है, मार्च 2023 के हिसाब से अगर उसका डेटा देखिए तो आपको पता चलेगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, IITs, NITs, IIMs और IISER, इन सब में आप पाओगे कि वैकेंट जो नंबर्स हैं, वैकेंट नंबर्स वैकेंसी के कभी 29% है, 39% है, 54% है, 29% है, 31% है, 7% है। यानी टोटल मिलाकर के ये जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें अगर 41,000 के आसपास पद हैं तो अभी भी 14,000 इसमें खाली हैं, यानी कि 34%, 1/3 से भी ज्यादा पद खाली हैं। मास्टर पढ़ा ही नहीं रहा है, और जो पढ़ा रहा है उनमें भी 52% जो है प्रोफेशनली अनक्वालिफाइड हो जा रहे हैं। तो कौन पढ़ाएगा? जो टैलेंटेड होगा वही ना। और इन सब बातों को उठाएगा कौन? सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों, इन सब बातों को कौन उठाएगा? इन सब बातों को आपके सामने, आपकी नजरों के सामने रखेगा कौन? जब मैं मेहनत कर रहा हूं, यह डेटा लेकर के आ रहा हूं, यही काम तो मीडिया का है ना आपको बताने का, यही काम है सरकार को आईना दिखाने का मीडिया का। लेकिन मीडिया को फुर्सत कहां है मेलोडी टॉफी से? मीडिया को फुर्सत कहां है टीचर्स को 2 कौड़ी का बोलने से, लड़ाई करने से, पैनलिस्ट को बुला करके धर्म के हिसाब से बहस करवाने से? कहां है छुट्टी टीचर्स को? दोस्तों, नीट पेपर लीक स्कैम ये कितनी खतरनाक बात है जो हमारे देश में हुई। मतलब इससे ज्यादा बेकार और क्या हो सकता है? नीट इतना प्रेस्टिजियस एग्जाम माना जाता है कि मतलब लोग डॉक्टरी के लिए, IIT JEE वगैरह के लिए नहीं कर रहे हैं इतना ज्यादा मेहनत, बट बावजूद उसके उनको पता है कि नीट से सीधे नौकरी लग जाती है, ऑलमोस्ट कंफर्म मार करके चलिए। और तो और अब देखिए, जिस मीडिया की हमने बात की, भाई मीडिया नंबर 1 पर नॉर्वे है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात कर रहे हैं। नॉर्वे है, नीदरलैंड्स है, एस्टोनिया है, डेनमार्क है, स्वीडन है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, जिनके नाम नहीं सुने हमने, ये वो देश हैं, बाल्टिक देश कहते हैं, बाल्टिक सी के किनारे किनारे वाले। वहां प्रेस की आजादी है, जहां लोग ही नहीं रह रहे वहां प्रेस की आजादी है। यहां कहां है? भारत का स्थान देखो, फिलिस्तीन ऊपर है यार हमसे, हम 157वें पे, फिलिस्तीन 156वें पे है, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान 153वें पे, बांग्लादेश 152वें पे है।
मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान के प्रेस से खराब हालत है इंडिया की, पैलेस्टाइन के प्रेस से खराब हालत है इंडिया की। अब इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है? ये हालात है। 157वें स्थान पे हम 180 देशों की सूची में। कोई बच्चा 157वें स्थान पर आ जाए तो उसके पिताजी उसका कान पकड़ के उसको मार के हालत खराब कर दें, पर बावजूद देखिए कोई नहीं है जो मीडिया क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा दे। क्यों आप इतने क्रेडिबल नहीं है कि आपका नाम यहां कहीं आए? चलो मैं कहता हूं टॉप 10 में आ जाओ। पोर्चुगल है, लग्जमबर्ग है, स्विट्जरलैंड है, आयरलैंड है, फिनलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क है, एस्टोनिया है, नीदरलैंड है, नॉर्वे है। कहीं नहीं। इतने सारे प्रेस मीडिया, इतना सारी बातें करने के लिए पूरे टाइम चलती रहती है बहस, लेकिन उस बहस का कोई खास रिजल्ट मिलता नहीं हमें। दोस्तों मैं आप सभी लोगों से बस ये कहना चाहता हूं कि जुड़िए मेरे साथ इस चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और मैं आपको इवन जीके जीएस भी पढ़ाता रहता हूं यहां पे। पर मुद्दे उठाना जरूरी हो गया है, मुद्दे उठाना अब बहुत आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सही चीजें लोगों तक पहुंचाते रहें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।